अभी जो सेशन मैं लेने जा रहा हूं वो सेशन है पूरे 10 दिन में आपको कौन से दिन कितने बजे कौन से टॉपिक के ऊपर मैंने बात किया है, ताकि जो भी वीडियो आपके पास 1 साल रहने वाले हैं, जब भी आपके गार्डन में जो स्टेज रहेगी उस स्टेज का वीडियो आपको देखना है। और जो भी मैंने 5 स्टेजेस के हिसाब से आपको पूरा शेड्यूल दिया है, उसके आपको जो स्क्रीनशॉट मिले हैं, इसकी आपको प्रिंट आउट लेके अलग अलग फाइल करना है। पूरा इतना ज्यादा 900 पीपीटी का जो भी बुक है एक मत बनाइए। स्टोरेज स्टेज अगर है तो स्टोरेज स्टेज का पीपीटी आपके सामने रहेगा, स्ट्रेस स्टेज अगर है तो उसका पीपीटी आपके सामने रहेगा, फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग स्टेज का है तो वो नोटबुक आपके सामने रहेगा, फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज है तो उसका नोटबुक या फाइल आपके सामने रहेगा, और फ्रूट मैच्योरिटी एंड हार्वेस्टिंग का स्टेज है तो उसका आपके सामने रहेगा। ताकि एक स्टेज खत्म होने के बाद एक एक पत्ता पत्ता सिर्फ आपको पन्ना आगे लेके जाना है, ताकि आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या काम करना है। ह्यूमन का माइंड जो होता है ये भूलता है, हम भूल जाते हैं बहुत सारी चीजें। ये जो 900 पीपीटी जो है ये आपको रिमाइंड करती रहेंगी, रिमाइंड करती रहेंगी, रिमाइंड करते रहेंगी कि ये काम आपको करना है, ये ऑब्जर्वेशन आपको लेना है, ये क्लाइमेटिक कंडीशन में ये डिजीज आएगा, उसके लिए प्रिवेंटिव स्प्रे करना है। प्रिवेंटिव स्प्रे में मैंने सभी केमिकल आपको दिए गए हैं, और उसमें से कौन सा केमिकल कितने डोज में आपको स्प्रे करना है, किसके साथ क्या मिक्स करना है, किसके साथ क्या मिक्स नहीं करना, कितने बजे स्प्रे करना है, कितने हवा में स्प्रे करना है, सनलाइट कितना चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितना चाहिए, ये सब चीजें आपको याद करके उस केमिकल का इस्तेमाल करना है प्रिवेंटिव में, डिजीज आने से पहले। तो आपका क्रॉप बचेगा और आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम होगी और आपको क्वालिटी यील्ड भी आएगा। क्लियर? अभी पहला दिन ये जो बैच है ये है 19 फरवरी से लेके 28 फरवरी 2021। ये 10 दिन में आपका जो ट्रेनिंग हुआ था उसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं। जिनको भी लगता है कि मुझे ट्रेनिंग रिपीट करना है, तो अभी 19 मार्च से लेके 28 मार्च तक आपको अभी मार्च की बैच करने का अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ 999 रुपीज में। ये बैच एक डिस्काउंटेड रेट में अपन कर रहे हैं। अभी 10 दिन आपने क्या क्या देखा, स्क्रीनशॉट लेना आपको नहीं भूलना है। पहला दिन 19 तारीख को आपका ट्रेनिंग चालू हुआ था, शार्प 9 बजे अपना सेशन स्टार्ट हुआ था। एग्री एकेडमिया के बारे में, बीटी गोरे के बारे में, फार्म डीएसएस के बारे में, कैसे एक कंसल्टेंट ऑनलाइन प्रशिक्षण लेके आया, बीच में उसका जर्नी कैसे था, और एक फार्मर बाकी फार्मर्स को पूरा नॉलेज देके कैसे खेती में काम करना है, इसके बारे में पूरा का पूरा ट्रेनिंग रहेगा, ये मैंने आपको बोला था। फिर 10 दिन में आपको क्या सीखने को मिलेगा ये भी मैंने आपको डिटेल में बोला था। उसके बाद पोमोग्रेनेट सिनेरियो के ऊपर मैंने बात किया था। आगे जो अभी आपके सामने टाइम दिख रहा है वो टाइम आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट में है। कितना टाइम बोला था ये मैं अभी बात नहीं करूंगा। पोमोग्रेनेट एक रिमाइंडर होगा आपका पूरे ट्रेनिंग का। तो सिनेरियो, पोमोग्रेनेट की खेती क्या है, अनार की खेती कौन से क्लाइमेट में होती है, अनार की खेती क्यों करनी है, उसके अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या है, करने के एडवांटेजेस क्या क्या है, और ह्यूमन हेल्थ के लिए अनार कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब हमने उसके अंदर देखा था। उसके बाद जो भी उसकी वैरायटीज होती है, गणेश है, मस्कत है, G137 है, मृदुला है, फुले आरक्ता है, फुले भगवा है, सुपर भगवा है, सोलापुर लाल है, हर एक वैरायटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन सी वैरायटी करनी चाहिए, सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली वैरायटी कौन सी है, एक्सपोर्ट में चलने वाली वैरायटी कौन सी है, और सोलापुर लाल जो वैरायटी है ये सोलापुर लाल वैरायटी करना है या नहीं करना है, ये भी मैंने आपको बोला था। उसके बेनिफिट्स क्या है और उसके लिमिटेशंस क्या है ये भी मैंने आपको बोला था, वो भी आपको वीडियो में मिलेगा।
उसके बाद सेकेंड डे हमने देखा था कि पोमोग्रेनेट प्लांट फिजियोलॉजी, मतलब पोमोग्रेनेट का जो पौधा होता है उसका पूरा शरीर शास्त्र क्या होता है, उसके अंदर बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस कैसे आते हैं। इसमें हमने देखे थे कि बायोटिक स्ट्रेस क्या होते हैं, जैविक तान, और अबायोटिक स्ट्रेस क्या होते हैं, अजैविक तान, और ये किस कारण आते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं वो उसके अंदर ये स्ट्रेस लेके आते हैं। और मैंने ये भी चीज बोला था कि पूरे ट्रेनिंग में मैं आपको सिर्फ बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस मैनेज करना, मतलब अनार की खेती करना, इसके बारे में ही बात करूंगा। जैसे कि न्यूट्रिशनल का स्ट्रेस है, पानी का स्ट्रेस है, इंसेक्ट का स्ट्रेस है, डिजीज का स्ट्रेस है, वीड्स का स्ट्रेस है, क्लाइमेट का स्ट्रेस है, ह्यूमिडिटी का स्ट्रेस है, रेनफॉल का स्ट्रेस है, अलग अलग स्ट्रेस है। और इनको मैनेज करना मतलब अपना क्रॉप का प्रोटेक्शन करना इसी स्ट्रेस आने वाले फैक्टर्स, ये भी मैंने आपको बोला था। उसके बाद फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्योंकि मैंने बोला था कि 94% से लेके 96% पौधा खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस में। और फोटोसिंथेसिस के तीन चीजें मैंने बोला था, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट। तो सनलाइट को कैसे हार्वेस्ट करना है, जब फोटोसिंथेसिस होती है तब उसको पानी कैसे देना है, और हवा से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, तो 94% से लेके 96% खाना अपने आप पौधा बनाएगा। और जो बचा हुआ 4% से लेके 6% खाना आपका नीचे से जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिसे हम इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट बोलते हैं, ये सभी उसको मिल जाएंगे। और फिर आपका क्वालिटी आएगा। और क्वालिटी प्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस कैसे होगा ये भी मैंने आपको डिटेल में बोला था। और उसको कैसे इनहांस करना है, कैसे बढ़ाना है, ताकि कम डिजीज आए और क्वालिटी प्रोडक्शन आपको मिलेगा। उसके बाद हमने देखा था कि रूट्स के लिए क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। 5 पार्ट हमने देखे थे, रूट्स देखा था, स्टेम देखा था, पत्ता देखा था, फूल देखा था और फल देखा था। हमें तो चाहिए बढ़िया क्वालिटी का फल, लेकिन बढ़िया क्वालिटी फल लाने के लिए बढ़िया क्वालिटी के फूल चाहिए, बढ़िया क्वालिटी के फूल लाने के लिए बढ़िया क्वालिटी के पत्ते चाहिए, बढ़िया क्वालिटी के पत्ते लाने के लिए बढ़िया क्वालिटी के स्टेम और ब्रांचेस चाहिए, बढ़िया क्वालिटी की स्टेम और ब्रांचेस के लिए बढ़िया टाइप के रूट्स चाहिए, और बढ़िया टाइप के रूट्स लाने के लिए आपकी मिट्टी का पानी पकड़ने का क्षमता, ऑर्गेनिक कार्बन, ईसी, पीएच, न्यूट्रिएंट का लेवल, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, निमेटोड जो तकलीफ देने वाला है, जो व्हाइट ग्रब आती है, दीमक आती है, ये स्टेम बोरर आते हैं, ये सबको हमने देखा था कि ये कैसे तकलीफ देते हैं जड़ों में, फिर ऊपर आपको तकलीफ होगी ही। यहीं पे मैंने एक चीज भी आपको बोला था कि अगर आपकी मिट्टी बीमार है तो पौधा कभी भी अच्छा नहीं रहेगा, वो भी बीमार पड़ेगा। और बीमार पौधा आपको कभी भी अच्छा फल नहीं खिलाएगा। अगर अच्छा फल आपको खाने के लिए नहीं मिलेगा तो आप भी बीमार पड़ेंगे। तो सॉइल हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमने पूरा का पूरा रूट्स के बारे में देखा था। उसके बाद हमने स्टेम देखा था, उसके बाद हमने लीव्स देखे थे, पत्ते, उसके बाद फ्लावर्स देखे थे, और उसके बाद फ्रूट देखे थे कि कैसे बढ़िया क्वालिटी फ्रूट आपके आते हैं। उसके बाद आया था थर्ड डे, तीसरा दिन। तीसरे दिन सबसे पहले मैंने बात किया था मिट्टी के ऊपर, मिट्टी के सभी पैरामीटर के ऊपर मैंने बात किया था। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, डेप्थ कितनी है, कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का रेशियोज कितने हैं, बाकी के सभी न्यूट्रिएंट कितने हैं, बाइकार्बोनेट कितने होना चाहिए, सोडियम कितना होना चाहिए, क्लोराइड कितना होना चाहिए, वो मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन है क्या, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए जिसकी जरूरत होती है, हार्मफुल पैथोजन कौन कौन से है, फ्यूजारियम है, सेरेटोसिस्टिस है, पिथियम है, ये सभी हमने देखे थे। निमेटोड है क्या, उससे पहले वहीं पे कौन सा क्रॉप आपने ग्रो किया था, और वो जो मिट्टी है उसका ईसी कितना है, पीएच कितना है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कितना है, उसको कैसे मेंटेन करना है, केमिकल का इस्तेमाल करके
या ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक मैटर कैसे इंप्रूव करना है, इसके बारे में डिटेल में बात किया था। उसके बाद पानी के ऊपर मैंने बात किया था कि जो बेसिक नीड होती है अनार की खेती की, मिट्टी, पानी और क्लाइमेट। तो पानी कितना क्वांटिटी चाहिए और किस क्वालिटी का चाहिए। जितना खारा पानी उतना आपके यहाँ पे तकलीफ होगा। तो पानी का टीडीएस कितना होना चाहिए, ईसी कितना होना चाहिए, पीएच कितना होना चाहिए, बाइकार्बोनेट्स की लेवल कितनी होनी चाहिए, ईसी कितना होना चाहिए, स्केलिंग क्यों आता है और आपको उसको कैसे मैनेज करना है, ये डिटेल में मैंने बात आपको पानी का किया था। और पानी ही सभी न्यूट्रिएंट आपके पौधों में लेके जाता है। और आज सबसे ज्यादा दिक्कत कम पानी और ज्यादा पानी की आ रही है और क्वालिटी पानी नहीं मिलता है, ज्यादा खारा पानी मिलता है, इसलिए तकलीफ आ रही है। तो उससे कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में मैंने बात किया था। उसके बाद में बात किया था मैंने क्लाइमेट के ऊपर। अनार का पौधा अगर हेल्दी रहना है तो उसको टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड और सनलाइट, ये 5 तत्व उसको अगर परफेक्ट मिलेगा, आप कौन सा बहार लेते हो, कौन से स्टेज में, जो 5 फिनोलॉजिकल स्टेजेस हमने देखा था, 5 स्टेजेस में आपको अनार का पौधा कैसे ग्रो करता है और उस टाइम कितना क्लाइमेटिक कंडीशन उसको होना चाहिए, ये मैंने आपको डिटेल में बोला था। और उसको अगर एडवर्स हो जाता है तो उसको कैसे मैनेज करना है, इसके ऊपर भी मैंने बात किया था। उसके बाद डिटेल में हमने देखा था कि 5 फिनोलॉजिकल स्टेजेस कौन सी है, स्टोरेज स्टेज क्या होती है, स्ट्रेस स्टेज क्या होती है, कितने दिनों की होती है, कब शुरू होती है, कितने दिन तक चलती है, 5 महीने स्ट्रेस और स्टोरेज के कितने इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बोला था। और आगे के जो 7 महीने होते हैं, फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग स्टेज, फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज और फ्रूट मैच्योरिटी एंड हार्वेस्टिंग स्टेज, ये 3 स्टेजेस 7 महीने की होती है। और ये कौन सी स्टेज कहाँ शुरुआत होती है, कहाँ खत्म होती है, और वो स्टेज में आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है और कौन सी चीजों को आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, हर एक स्टेज में कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन लेना है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बात किया है। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है, ये सब ज्ञान आपको मिला है, हर एक फार्मर को ये ज्ञान मिलना बहुत जरूरी है। आपको सबको जाके ऐसे ही बताना है कि इतने डिटेल में ट्रेनिंग होता है। और ये ट्रेनिंग बीटी गोरे के अलावा, एग्री एकेडमिया के अलावा कहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। और अभी तो सिर्फ 999 रुपीज में कर रहे हैं। तो सबको ये पे लाना आपका काम है। उसके बाद हमने 3 बहार देखे थे, 3 बहार, मृग बहार है, हस्त बहार है और अंबिया बहार है। हर एक आदमी कोई भी तीनों बहार नहीं ले सकता। मैं तीनों भी बहार ले लूंगा ऐसा कभी भी नहीं होगा। साल में आप एक ही बहार ले सकते हो। अगर आपके यहाँ पे पूरे साल में तीनों ही बहार लेने की क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल होगी, तो भी मैं बोला कि आपको जिस बहार में बेस्ट क्वालिटी आएगी, उस बहार में कॉस्ट कम आएगी, उस बहार में आपको जाना है। और बहुत सारे एग्जाम्पल राजस्थान में, गुजरात में, कर्नाटका में, आंध्रा में, महाराष्ट्र में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके आपको कौन सा बहार लेना है। और आपको असाइनमेंट भी दिया था कि ये 17 पॉइंट मैंने हर एक बहार में दिया था कि पॉइंट आप ले लीजिए और ये वर्कशीट बना लीजिए कि आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉइंट किसको मिलते हैं। तो ये 17 पॉइंट्स में जिसको ज्यादा पॉइंट मिलेगा वो बहार आपने सूट करना चाहिए, तो आपको ज्यादा यील्ड वहां पे मिलेगा। उसके बाद हमने देखा था चौथा दिन, और चौथे दिन हमने डिजीज स्टार्ट किया था। और मैंने बोला था प्लांटेशन से पहले अनार में कौन से डिजीज आते हैं, ये अगर आपको पता चलेगा तो आप प्लांटेशन से लेके प्लांटिंग मटेरियल सिलेक्शन से लेके केयर करोगे। सबसे पहले डिजीज के अंदर मैंने आपको एक ट्रायंगल बताया था, होस्ट, पैथोजन और क्लाइमेट। होस्ट, पैथोजन और क्लाइमेट में आपको डिजीज कब आता है और आने से पहले उसको कैसे
प्रोटेक्ट करना है अपने पौधे को, ये मैंने आपको बोला था। ये ट्रायंगल अगर आपको समझ में आया तो आप बढ़िया खेती करेंगे। ये ट्रायंगल अगर आपको समझ में नहीं आया तो दाग धब्बे आने के बाद आप कॉस्टली केमिकल का इस्तेमाल करोगे, ये भी मैंने आपको बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि ये वीडियो जाके आपको दोबारा 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार कुछ मत देखिए, इतना बढ़िया कंटेंट आपके पास है। आप फार्म डीएसएस के अंदर जाके ये वीडियो देख लीजिए, ये वीडियो देख लीजिए। उसके बाद सबसे बढ़िया टॉपिक अगर डिजीज के लिए मैंने जो बोला था वो था लो रिस्क पीरियड, मीडियम रिस्क पीरियड और हाई रिस्क पीरियड। मीडियम रिस्क पीरियड किसको बोला जाता है, लो रिस्क पीरियड किसको बोला जाता है और हाई रिस्क पीरियड किसको बोला जाता है, ये डिटेल में मैंने बोला है। उसको जाके वीडियो आपको देखना पड़ेगा। और जो भी फंजीसाइड आपको इस्तेमाल करना है उसको आपको लो रिस्क पीरियड या मीडियम रिस्क पीरियड में ही बढ़िया कंट्रोल मिलेगा, हाई रिस्क पीरियड में आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको कौन सा फंजीसाइड सिलेक्ट करना है, मैंने आपको सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक, सिस्टमिक मतलब अंदर जाने वाला और नॉन सिस्टमिक मतलब ऊपर से ऊपर काम करने वाला, जिसे हम कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं, कॉन्टैक्ट, ये भी मैंने बोला था। क्रॉप की स्टेज कौन सी है, क्लाइमेटिक कंडीशन आपके यहाँ पे कौन सा है, वो हिसाब से उसका आपको सिलेक्शन करना है। और कौन सा फंगस आता है उसको कौन सा फंजीसाइड जाना चाहिए, डिटेल में मैंने आपको बोला था। और सिस्टमिक फंजीसाइड इस्तेमाल करते समय कौन कौन सी चीजें आपको जरूरी है और नॉन सिस्टमिक फंजीसाइड इस्तेमाल करते समय कौन कौन सी चीजें जरूरी है, क्लाइमेटिक है या क्रॉप की, ये भी मैंने आपको डिटेल में बात किया है। सिर्फ फंजीसाइड लाके स्प्रे मत करिए दोस्तों, कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सा इस्तेमाल करना है, किस डोज में इस्तेमाल करना है, किसके साथ मिक्स करना है, मिक्सिंग सीक्वेंस क्या रहेगा, ये सब चीजें आपको याद होना बहुत जरूरी है बढ़िया रिजल्ट लाने के लिए। उसके बाद डिजीज कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी मेथड का इस्तेमाल करना है। 6 मेथड मैंने बोला था, सबसे लास्ट वाली 6वीं मेथड थी इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए। पहले जो मैंने 5 मेथड आपको दिया था, ये 5 मेथड को सबको इस्तेमाल करके आपको डिजीज मैनेज करना है, डिजीज मैनेज करना है, ये मैंने आपको बोला था। उसके बाद एक एक डिजीज हमने स्टार्ट किया था। और अनार के अंदर सबसे ज्यादा डेंजरस, सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला जो डिजीज है वो है आपका बैक्टीरियल ब्लाइट, जिसे तेलिया बोला जाता है, बीबिया बोला जाता है, तेलकट दाग बोला जाता है, ये डिजीज। और डिटेल में मैंने 2.5 घंटे इसके ऊपर बात किया था। ये जो बैक्टीरियल ब्लाइट है, ये जो बैक्टीरियल ब्लाइट है, ये बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल करने के लिए आपको मैंने 32 टिप्स दिया था। 32 टिप्स, कैसे आता है, कौन से पार्ट्स के ऊपर आता है, इन्फेक्शन कैसे होता है, क्लाउडी वेदर में जब तेज आंधी के साथ बारिश आता है तब क्या होता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए ये उसमें केमिकल है, केमिकल के अलावा बाकी सब मेथड मैंने दिया था। 31 मेथड अलग था और ये था स्प्रे करने का मेथड। तो टोटल मैंने 32 टिप्स दिए हैं आपको कंट्रोल करने के लिए, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद सबसे सस्ता वाला जो फंजीसाइड है वो है बोर्डो, लेकिन बोर्डो घर पे तैयार करना है, बोर्डो बाहर से लाना नहीं है, बोर्डो घर पे तैयार करना है। और बोर्डो बढ़िया तैयार करने के लिए प्रिपरेशन मेथड कैसे है, कैसे आपको उसको तैयार करना है, ये सब कुछ मैंने आपको बोला था। पंकज सर ने ये टॉपिक आपको डिटेल में लिया था। उसके बाद आया था 5वां दिन। 5वें दिन हमने डिजीज को कंटिन्यू किया था, डिजीज को कंटिन्यू किया था। सबसे पहले विल्ट डिजीज के बारे में बोला था। विल्ट डिजीज कौन से फंगस से आता है, कौन से बैक्टीरिया से आता है, कौन से इंसेक्ट से आता है, कौन से निमेटोड से आता है, कौन से मिट्टी में आता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कैल्शियम कार्बोनेट याद करिए। और सिर्फ ये डालने के बाद विल्ट भागता है और ये डालने के बाद वो मर जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। पहले दिन से ही आपको प्लांटिंग मटेरियल से लेके क्या क्या करना है, इसकी मैंने आपको 28 टिप्स दिया था विल्ट डिजीज मैनेज करने के लिए, विल्ट डिजीज मैनेज करने के लिए।
ये भी डिटेल में मैंने लिया है, कहां पे भी गलती मत करिए। इरिगेशन की है, मिट्टी का सिलेक्शन है, प्लांटिंग मटेरियल का सिलेक्शन है, लगाने की मेथड है, कैसे बेड करके लगवाना है, रूट प्रूनिंग के बारे में मैंने डिटेल में बात किया था, ऑर्गेनिक कल्चर के बारे में बात किया था, स्टेम मिट्टी में नहीं डालना है इसके बारे में बात किया था, वाटर शूट निकालने के बाद बात किया था, वाटर शूट के स्टेम नहीं बनना चाहिए। ये जो 28 टिप्स जो मैंने दिया है ये सबको आपको फॉलो करना है। उसके बाद जो भी फंगल अटैक आते हैं फलों के ऊपर, अल्टरनेरिया है, सर्कोस्पोरा है, कोलोटोट्रिकम है, फ्रूट रॉट है जो फाइटोप्थोरा होता है, इसके बारे में डिटेल में मैंने बात किया था। कौन से क्लाइमेट में, किस स्टेज में, किस भाग के ऊपर, पत्तों के ऊपर, फूल के ऊपर, फलों के ऊपर, स्टेम के ऊपर, मूलों, जड़ों के ऊपर ये कैसे आता है, इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बात किया था। और प्रिवेंटिव एप्लीकेशन कौन से फंजीसाइड का करना है ये भी मैंने डिटेल में बात किया था। उसके बाद पत्तों के, पौधों के अंदर, पेड़ के अंदर सबसे ज्यादा बायोटिक स्ट्रेस लाने वाले हैं इंसेक्ट, कीटक, कीट, इसके बारे में मैंने बात किया था। इसके अंदर हमने जो भी इंसेक्ट और नॉन इंसेक्ट आते हैं ये इसके हमने पूरा का पूरा डिटेल में बात किया था, डिटेल में बात किया था। और उसको कंट्रोल करने के लिए आपको दिए थे सभी मेथड, जो 6 मेथड दिया था, सबसे लास्ट वाला था इंटीग्रेटेड अप्रोच। उसके बाद मैंने आपको इंसेक्ट का लाइफ साइकिल के बारे में बताया था, अंडे से कैसे प्रौढ़ तक चला जाता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, इसके बारे में भी हमने डिटेल में बात किया है। और फिर कंट्रोल मेजर उसको कैसे करना है ये भी मैंने बोला था। और एक एक इंसेक्ट के बारे में, जैसे कि थ्रिप्स है, एपिड्स है, मिलीबग है, व्हाइट फ्लाई है, उसके बाद स्केल इंसेक्ट है, माइट्स है, फ्रूट बोरर है, सेमिलूपर है, फ्रूट सकिंग मॉथ है, फ्रूट फ्लाई है, स्टिंग बग है, इसके बारे में डिटेल में हमने बात किया था। कौन से क्लाइमेट में आता है, कौन से स्टेज में आता है, कहां पे ज्यादा डरना है, क्रिटिकल स्टेज क्या होती है, और उसके लिए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना, बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं, और केमिकल इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं, और हनी बी के लिए सेफ कौन से है, हनी बी के लिए सेफ नहीं है, इसका इस्तेमाल फ्लावरिंग स्टेज में नहीं करना, इसके बारे में भी मैंने डिटेल में बात किया है। कोई भी गलती नहीं करना है दोस्तों, रिपीट वीडियो जाके आपको देखना है। और मैंने फ्लावरिंग स्टेज में कौन से इंसेक्टिसाइड नहीं यूज करना उसका चार्ट भी आपको दिया है। और अनार के अंदर कौन से केमिकल का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना, जो इंसेक्टिसाइड है ये भी मैंने आपको बोला है। नहीं तो स्कॉर्चिंग आती है, जो इंसेक्टिसाइड अनार के अंदर फाइटोटॉक्सिसिटी देते हैं, स्कॉर्चिंग देते हैं, उसका आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद 6th डे, 6वां दिन सबसे इंपॉर्टेंट था आपके लिए इरिगेशन का। मैंने बोला था 2 घंटे और 2 दिन के बाद इरिगेशन दे दो, तो मुझे अगर आप कॉल करके मैं आपको ये बताऊंगा कि 2 घंटे और 2 दिन के बाद दे दीजिए, तो उसके लिए कितने पैरामीटर इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी मिट्टी का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना है, आपकी मिट्टी लाइट सॉइल है या हेवी सॉइल है, आपके यहाँ पे विंड्स कितने हैं, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, क्रॉप की कैनोपी कितनी है, पत्ते कितने हैं, पत्तों का साइज कितना है, मल्चिंग किया है क्या, सिंगल लैटरल है, डबल लैटरल है, नंबर ऑफ ड्रिपर्स कितने हैं, कितने पानी देने वाले ड्रिपर आपके यहाँ पे है। ये बहुत सारे पैरामीटर मैंने बोला था इरिगेशन मैनेज करने के लिए। और मैंने ये भी बोला था कि सबसे बढ़िया इरिगेशन अगर किसको मैनेज करना है तो वो सिर्फ करेगा अपना किसान। ऑटोमेशन भी उसके सामने फेल है। अगर आप दिन भर में खेत में रहते हो तो आपके पौधों का पानी का रिक्वायरमेंट कितना है ये आपको पता चलता है। और फिर मैंने बोला था पानी देने के 5 सूत्र, जो कि मैंने बिल्कुल 2 घंटे आपको बिल्कुल समझाया, और हर एक का एक एक सवाल लेके वापस मैंने जाके डिटेल में बात किया था। अगर आपको याद होगा मैंने कहां पे भी छोड़ा नहीं, क्योंकि इरिगेशन मैनेजमेंट भी आपके यहाँ पे विल्ट लाता है। इरिगेशन मैनेजमेंट गलत करने से बैक्टीरियल ब्लाइट आता है, इरिगेशन मैनेजमेंट गलत करने से न्यूट्रिएंट नीचे चले जाते हैं और पौधों का कुपोषण होता है और क्वालिटी प्रोडक्शन आपको नहीं आता है।
तो ये अगर आपने अच्छा किया तो आपके 50% प्रॉब्लम यहाँ से ही सॉल्व हो जाएंगे, ये भी मैंने बोला था। और एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि अगर जिस साल आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्राउट है, पानी का कमी है, तो आपका क्वालिटी अच्छा आता है। मतलब अनार को कम पानी चाहिए होता है, लेकिन पानी जब आपके पास ज्यादा होता है तब आप ज्यादा पानी देके ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, पानी आज आपका अच्छा नहीं रहा, उसका ईसी और पीएच ज्यादा बढ़ गया है, उसका ईसी और पीएच ज्यादा बढ़ गया है, तो ये आपको मिट्टी खराब करने के लिए वो पानी वहीं पे काम करेगा। तो प्रिसाइज इरिगेशन मैनेजमेंट क्या होता है, टेंसोमीटर का इस्तेमाल कैसे करना है, इसी पीएच मैनेज करके पानी आप कैसे दे सकते हो, और सेंसर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। और 5 सूत्र में जो मैंने सबसे बढ़िया सूत्र बोला वापसा कंडीशन का, वो भी आपको डिटेल में इस्तेमाल करना है। ड्रिप इरिगेशन इंस्टॉल कैसे करना है, स्टेम में पानी पहले दिन से कैसे नहीं जाना चाहिए, सिंगल लैटरल करना है, डबल लैटरल करना है, या ऑनलाइन करना है, इनलाइन करना है, और ड्रिपर का डिस्चार्ज कितना चाहिए, आपकी मिट्टी कैसी है उसके ऊपर आपको कैसे सिलेक्ट करना है, ये भी मैंने आपको बोला है, ये भी मैंने आपको बोला है। तो डिटेल में आपको अगर इरिगेशन सिस्टम चेंज करना है तो चेंज करिए, और नया प्लांटेशन करोगे तो जैसे मैंने इरिगेशन सिस्टम बोला है वही आपको करना है। प्रेशर कितना चाहिए, फिल्टर के यहाँ पे प्रेशर कितना चाहिए, एंड कैप में फिल्टर कैसे प्रेशर कितना चाहिए, ये भी मैंने आपको डिटेल में बोला हुआ है। तो ये सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। ड्रिप इरिगेशन इंस्टॉल करते समय फिल्ट्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है, पंप का हेड कितना इंपॉर्टेंट है, फ्लो रेट कितना इंपॉर्टेंट है, वेंचुरी कैसे इस्तेमाल करना है, प्रेशर आगे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजर सब पानी में आपके जाने चाहिए, ये भी मैंने डिटेल में बात की। और जो चीज आपको बिल्कुल पता नहीं कि फिल्टर कैसे साफ करते हैं, कितने दिनों में साफ करते हैं, एंड कैप कैसे फ्लश करते हैं, मैक्सिमम 10 लैटरल कैसे ओपन करना है, और एसिड ट्रीटमेंट के बारे में 2-3 लोगों को पता था, वो भी गलत था। मैंने आपको साइंटिफिकली एसिड ट्रीटमेंट कैसे करना है, और एसिड ट्रीटमेंट ड्रिपर चोकअप होने से पहले करना है या ड्रिपर चोकअप होने के बाद करना है, इसके बारे में भी मैंने डिटेल में बात किया है। कौन सा एसिड आपके खेत पे आपको डालना है, कौन सा एसिड आपके खेत में नहीं डालना, अनार के खेत में, ये भी मैंने बोला है। और उसका पीएच कितना चाहिए, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड अगर डालोगे कम पीएच जाएगा तो वहां पे रूट डैमेज होंगे, और व्हाइट रूट अगर डैमेज होंगे तो आपके यहाँ पे तकलीफ होगा, ये भी मैंने आपको डिटेल में समझाया है। तो इरिगेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक मैंने आपको डिटेल में लिया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है सेवेंथ डे। सेवेंथ डे पे हमने टॉपिक चालू किया था प्लांट न्यूट्रिशन, और ये टॉपिक बहुत ही टेक्निकल था। मुझे अभी भी पता है कि आप सर पकड़ के बैठे थे कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, इसके अंदर फिजिक्स भी था, बायोलॉजी भी थी, केमिकल भी थे। क्योंकि देखिए आपकी मिट्टी का स्ट्रक्चर जो है ये फिजिक्स है, और वो न्यूट्रिएंट देने में रोल प्ले करता है। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बायोलॉजी आ गई, वो भी रोल प्ले करते हैं। और उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल करते हो, तो इसके बारे में कॉम्पेटेबिलिटी, एंटागोनिज्म, सिनर्जिज्म, लेकिन ये चीजें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने डिटेल में ले लिया। सबसे पहले सभी न्यूट्रिएंट के हमने फंक्शंस ले लिए। इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, ये इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कितने हैं, हर एक न्यूट्रिएंट की रोल क्या है, उसका फंक्शंस क्या है, डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या है, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स क्या है, ये 1 टन अनार तैयार होने के लिए ये न्यूट्रिएंट कितना केजी चाहिए होता है, उसको देने के लिए आपके पास कौन कौन से सोर्सेस है, कौन सा फर्टिलाइजर आपको वाटर सोल्यूबल में देना चाहिए, बल्क में देना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में हमने बात किया था। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, और मेजर न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, और जो बेस है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके बारे में भी हमने बात किया था। कौन कौन से फैक्टर्स, मैंने आपको 18 फैक्टर दिए हैं, 18 फैक्टर्स न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी लाने में। आपके पास पैसे होंगे, आप फर्टिलाइजर लाके डालोगे, इसका मतलब प्लांट की डिफिशियंसी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि
18 फैक्टर मैंने आपको दिए हैं कि प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी क्यों आती है, और वो आपको ढूंढना है कि किस कारण की वजह से, पीएच है, ईसी है, बहुत सारे अभी मैं दिया है आपको 18 फैक्टर, वो जाके वापस आपको वीडियो देखना है। फिर मैंने आपको दिया था सॉइल टेस्टिंग करना। सॉइल टेस्टिंग मैंने दो बताई थी, एक तो प्लांटेशन से पहले, और हर साल जब आप फर्टिलाइजर डालने का काम चालू करेंगे उससे पहले स्टोरेज स्टेज में, ये भी मैंने आपको बोला है। फर्टिलाइजर कॉम्पेटेबिलिटी के ऊपर असाइनमेंट भी मैंने दिया था कि कौन सा फर्टिलाइजर किसके साथ चलता है, कौन सा फर्टिलाइजर किसके साथ नहीं चलता, और ये सब ग्लास के अंदर करके मैंने आपको दिए थे। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्लरी मैंने दिया था, जिसके अंदर चिलेशन होता है, और बिल्कुल कम कॉस्ट में 7,000 रुपए में पूरे 3.5 एकड़ का 1 साल का पूरा माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैग्नीशियम, सल्फर, ये सभी न्यूट्रिएंट उसी से अवेलेबल होंगे। उसका डोज प्रति दिन कितना देना है ये भी मैंने आपको दिया था। मार्केट में जो चिलेट्स मिलते हैं, अच्छा चिलेट कौन सा है, बुरा चिलेट कौन सा है, ये भी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके बताया। ये भी आपको ध्यान रखना है, कोई भी चिलेटेड लाएंगे तो चेक करके आपको देखना पड़ेगा, चेक करके आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने दिया था आपको कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपके मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा है तो आपको तकलीफ होगी। जैसे मेरे मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट 20% से ज्यादा है तो मेरे यहाँ पे विल्टिंग रहेगी, लेकिन उस खेत में दूसरा कोई भी क्रॉप मेरा अच्छा नहीं आता, उससे ज्यादा पैसे मुझे अनार में मिलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट सबसे इंपॉर्टेंट, और उसको मैनेज करने के लिए मैंने आपको 9 टिप्स दिया है। 9 टिप्स दिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट को आपको कैसे मैनेज करना है। फिर बेसल डोज कैसे डालना है, बेसल डोज के अंदर क्या देना है, ये सब मैंने आपको बोल दिया था। फिर फर्टिलाइजर के टाइप्स कौन से होते हैं, बल्क फर्टिलाइजर क्या होता है, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, पीएच का रोल न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी में कितना बढ़िया होता है, फर्टिगेशन क्या होता है, फर्टिगेशन का टाइम कितना होना है, जो कि गलत हम 10 मिनट में पूरे फर्टिलाइजर ड्रिप से देते हैं और फिर रिजल्ट नहीं मिलते, ज्यादा इसी का सोल्यूशन जाता है, रूट्स एक्टिवेट नहीं रहते, ये सब हमने देखा था। और मैंने आपको क्या क्या कंडीशंस में आपको फर्टिलाइजर देने की प्रोग्रामिंग कैसे करना है ये भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था। कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना है जब आपको क्रॉप की स्टेज थी, ईसी था, पीएच था, मिट्टी में पानी सीधा नीचे जाता है या फिर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको बात किया था। उसके बाद 8वां दिन आया, और 8वें दिन लोगों को लगता है कि दालिम अनार का प्रशिक्षण एक दिन में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन 50 घंटे आपको कम पड़े थे, ये भी आपको पता है। 50 घंटे, क्योंकि एक एक छोटा छोटा चेंज भी आपके खेत में बहुत बड़ा इंपैक्ट देगा, और सभी चेंजेस मैंने आपको प्रैक्टिकल के साथ में समझाए हैं, प्रैक्टिकल के साथ में समझाए हैं। तो 8th बैच में मैंने आपको ऑर्गेनिक कल्चर के बारे में बोला, जो कि संजीवनी मैंने बोला था। आपको सॉइल हेल्थ मेंटेन करना पड़ेगा, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, बेनिफिशियल निमेटोड्स और केचुए, गांडुल, ये अगर आपके खेत में रहेंगे तो आपकी मिट्टी उपजाऊ रहेगी। उपजाऊ मिट्टी रहेगी तो आपकी मिट्टी बीमार नहीं पड़ेगी। मिट्टी अगर बीमार नहीं होगी तो पौधा बीमार नहीं होगा, उसके ऊपर डिजीज और प्रेशर कम रहेगा और आपको बढ़िया क्वालिटी का अनार आएगा। वहां से आपको स्टार्ट करना है। पहला काम आपको सॉइल हेल्थ के लिए शुरुआत करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक कल्चर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाना है, क्या डोज देना है, कब देना है, कितनी बार देना है, यह मैंने डिटेल में बोला था। उसके बाद मैंने ऑर्गेनिक स्लरी के बारे में बात किया था, क्या कंपोजिशन है, कितने दिन रखना है, कैसे प्रिपेयर करना है, और ये जो ऑर्गेनिक स्लरी का इस्तेमाल है इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट देने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, ये मैंने आपको बोला। क्योंकि उसको चिलेट्स करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मल्टीप्लाई करना है। ऑर्गेनिक एसिड के साथ में अगर आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएंगे तो ये मिट्टी में जाके ग्रो करेंगे और आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे। उसके बाद वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल कैसे करना है, जो कि वेस्ट डिकम्पोजर आप अगर फ्लावरिंग स्टेज में स्प्रे में या ड्रिप में देंगे तो पत्ते बड़े निकलेंगे, तो फीमेल फ्लावर नहीं निकलेगी। छोटी छोटी चीजें बढ़िया है, लेकिन उसका इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है।
उसके बाद में आईएससी स्लरी मैंने दिया था। आपके मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ही मल्टीप्लाई करके आपके ही खेत में डालिए, ताकि बाहर से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी मिट्टी उपजाऊ बनेगी। और यही स्लरी का इस्तेमाल आप हनी बी अट्रैक्ट करने के लिए कैसे करोगे, ये भी मैंने आपको बोला हुआ है। और सबसे बढ़िया कॉटन केक स्लरी 10 से 15 रुपए रेट ज्यादा और 20% यील्ड बढ़ाने के लिए 1200 रुपए खर्चा करके जो बनती है वो है आपकी कॉटन केक स्लरी। कॉटन केक स्लरी डिटेल में सबको करना है, सबको करना है। जो फार्मर यहाँ पे आके ट्रेनिंग नहीं करेगा उसको सिखाइए। हर एक अनार का खेत कॉटन स्लरी होनी चाहिए, तो वहीं पे रिजल्ट बढ़िया मिलेंगे, तो लोगों को पैसे ज्यादा मिलेंगे। और उसी के लिए मैं काम कर रहा हूं कि फार्मर के जेब में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा रहे, और कॉटन केक स्लरी उसके अंदर एक है। उसके बाद इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म EM1, EM2, EM3, EM4 कैसे बनाना है, इसके ऊपर भी मैंने आपको बात किया है। और सबसे लेजी फार्मर जो होते हैं उनको मैंने बोला था अमृत पानी एटलीस्ट करिए और उसका इस्तेमाल करिए, ताकि आपकी जो मिट्टी है ये मिट्टी आपकी उपजाऊ रहेगी। उसके बाद हमेशा आपके खेत में व्हाइट रूट एक्टिवेट रहना चाहिए, तो इसके लिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें दिया था। उसके बाद व्हाइट रूट डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, आपके खेत में ही टनों से ह्यूमिक एसिड आपको कैसे तैयार करना है, ये भी मैंने बोला है। व्हाइट रूट क्यों प्रॉब्लम में आते हैं, क्या सिचुएशन आप बनाते हो, क्या गलत काम आप करते हो, वो तो उसकी नीड है, उसके दांत है खाने वाले। अगर वो दांत ही नहीं बनाएगा, उसको तो बनाने ही पड़ते हैं, लेकिन आप कितना गलत काम करते हैं ये भी मैंने आपको। फिर हमने प्लांटेशन की तरफ जाने का सोचा, और फिर प्री प्लांटेशन एक्टिविटी क्या क्या करना है, लैंड प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे प्लाविंग करना है, कैसे रिपिंग करना है, कैसे लेवलिंग करना है, रोटावेटर करना है, मार्किंग करना है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बोला था। उसके बाद प्लांटिंग मटेरियल, अगर आप यही काम गलत करोगे तो आपको कोई भी नहीं बचाएगा। और प्लांटिंग मटेरियल सिलेक्शन करने के लिए मैंने 15 प्रिकॉशंस लेने को बोला है, 15 प्रिकॉशंस आपको लेना पड़ेगा। प्लांटिंग टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बारिश के सीजन में कहाँ पे प्लांटेशन नहीं करना ये भी मैंने डिटेल में बोला हुआ है। उसके बाद स्पेसिंग कितना होना चाहिए, प्लांट टू प्लांट कितना होना चाहिए, रो टू रो कितना होना चाहिए, दो पौधों में और दो रो में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये भी मैंने बोला। आपका प्लांटेशन नॉर्थ साउथ होना चाहिए या ईस्ट वेस्ट होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बोला है, ये भी मैंने आपको बोला है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी गलती जो होती है प्लांटिंग मेथड में, 3 मेथड मैंने बोला था, फरो में प्लांटेशन करना, गड्ढे में प्लांटेशन करना और बेड बना के प्लांटेशन करना। और सबसे बढ़िया मेथड जो थी वो भी मैंने बोली थी, वैसे अगर प्लांटेशन करोगे तो स्ट्रेस भी जल्दी आएगा, वापसा कंडीशन भी जल्दी आएगी, रूट डेवलपमेंट भी बढ़िया रहेगी, और आपके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट और विल्ट भी आप कम करोगे, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी अच्छा होगा, और ज्यादा बारिश अगर आपके यहाँ पे होगी तो डिजीज भी आपके खेत में कम आएगा। उसके बाद प्लांटेशन कैसे करना है एग्जैक्ट, 2 लेटरल के बीच में कितना डिस्टेंस रहना है, इसके बारे में सब कुछ मैंने बोला था। ड्रिप इंस्टॉलेशन के बारे में भी यही पे मैंने बोला था। 90 दिन पे मैंने बोला था कि आपको प्लांटेशन से लेके 15 महीने तक कैसे मैनेज करना है पौधों को, वाटर शूट क्या होते हैं उसको कैसे निकालना है, कितने स्टेम का पौधा बनाना है, और हर 15 दिन में कैसे टॉपिंग करना है, और 6 महीने के बाद आपको डेवलपमेंट प्रूनिंग कैसे करना है, पौधा आपको खुला कैसे करना है, कौन सी ब्रांच निकालनी है, कौन सी ब्रांच रखना है, ये सब कुछ मैंने आपको बोला था। 15 महीने तक प्रॉपर इरिगेशन कैसे करना है, लैटरल दूर कैसे लेके जाना है, नंबर ऑफ ड्रिपर्स कैसे बढ़ाने हैं, मल्चिंग कैसे रखनी है, ये भी सब डिटेल में मैंने बात किया था। और उसके बाद कौन सा अंतरपिक इंटरक्रॉप करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये भी मैंने डिटेल। और ये गलती की वजह से आपके यहाँ पे निमेटोड और विल्ट कैसे आता है, ये भी मैंने आपको डिटेल में बोला था, और पूरा शेड्यूल मैंने आपको दिया था, प्लांटेशन से लेके पूरा 15 महीने का पौधा होने तक। आपने उसके स्क्रीनशॉट भी लेके रखे हैं,
तो वो आपको नोटबुक में या फाइल में लगा के एक एक पत्ता आगे करके जो भी आपका महीना आएगा वो महीने का शेड्यूल आपको फॉलो करना है। उसके बाद हमने बाहर मैनेजमेंट के बारे में बात किया था। बाहर मैनेजमेंट 15 महीने का पौधा होने के बाद आपका पौधा स्टोरेज स्टेज में जाएगा, या फिर आज हार्वेस्टिंग हुई है तो दूसरे दिन आपका पौधा स्टोरेज स्टेज में जाएगा। जो 5 स्टेजेस मैंने पहले ही आपको बोला था, उससे पहली स्टेज जो होती है वो होती है स्टोरेज स्टेज। अंदर अगर रहेगा तो बाहर आएगा, अंदर अगर नहीं रहेगा तो बाहर नहीं आएगा, ये मैंने बोला था। और ये भी बोला था अनार के पौधों के ऊपर जब अनार नहीं होता तब पत्तों के अंदर जो भी खाना बनता है ये खाना पौधों के विकास के लिए और ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी से पौधा मरता नहीं, बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं आता और सेकेंड बाहर में वापस आपको फीमेल फ्लावर आएगा। लेकिन लोग यहीं पे ध्यान नहीं देते। तो डिटेल मैंने बाहर क्या होता है, स्ट्रेस क्यों देना पड़ता है, कौन से हार्मोन्स वहीं पे काम करते हैं, ये सब कुछ मैंने बोला था। 5 स्टेजेस मैंने बोला था और हर एक स्टेज का मैंने आपको शेड्यूल दिया था। स्टोरेज स्टेज 3 या 4 महीने का क्या क्या काम करना है ये मैंने आपको बोला था। उसके बाद स्ट्रेस स्टेज आएगी, स्ट्रेस स्टेज में आपको क्या क्या काम करना है ये मैंने आपको बोला था। फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग स्टेज में पानी कैसे देना, फर्टिलाइजर कैसे देना, क्रॉप प्रोटेक्शन कैसे करना, इसके बारे में डिटेल में मैंने आपके साथ बात किया था। फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में बैक्टीरियल ब्लाइट को कैसे कंट्रोल करना है, थिनिंग कैसे करना है, सनबर्न से कैसे प्रोटेक्ट करना है, रूट डेवलपमेंट कैसे रखना है, डिटेल में जाके वीडियो देखिए दोस्तों। डिटेल में आपको वो शेड्यूल आपके पास नोटबुक में लग के आपको काम करना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया कॉटन केक स्लरी का स्टेज आता है लास्ट वाला, जब लाल कलर में आपके पौधे जाएंगे, लाल कलर में आपके फल जाएंगे, उस टाइम आपको कॉटन केक स्लरी देना है, साइज बनाना है, शाइनिंग लाना है, मिठास लाना है, वेट बढ़ाना है, ये सब काम आपको करना है। तो ये 90 दिन बहुत ही डिटेल में पूरे साल का शेड्यूल हमने देखा था। उसके बाद आया था 10वां दिन, और 10वां दिन टोटल अप्लाइड में हमने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर में कौन कौन आते हैं, बायो फर्टिलाइजर में कौन कौन आते हैं, उसका इस्तेमाल कब करना चाहिए, कब ये मल्टीप्लाई होते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात किया। और स्प्रे के लिए कैसे मल्टीप्लाई करना है, ड्रिप से देने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये भी मैंने आपको बोला था। और कौन से केमिकल के साथ इसको मिक्स कर सकते हैं, कौन से केमिकल के साथ में मिक्स नहीं कर सकते, ये भी मैंने आपको डिटेल में दिया है। वीडियो जाके देखना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद केमिकल का इस्तेमाल आप करते हो, केमिकल का इस्तेमाल आप करते हो, लेकिन केमिकल का इस्तेमाल करते समय आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, ये भी मैंने आपको बोला था। सबसे पहले पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, उसके ग्रुप क्या होते हैं, उसकी मोड ऑफ एक्शन कैसे होती है, कैसे अंदर जाता है, सिस्टमिक क्या होता है, कॉन्टैक्ट क्या होता है, ट्रांसलैमिनर क्या होता है, लोकली सिस्टमिक क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको बोला था। और कौन से इंसेक्ट के लिए कौन से टाइप का इस्तेमाल करना है, ये भी मैंने आपको दिया हुआ है। उसके बाद उसके ग्रुप्स कौन से होते हैं, ये भी मैंने आपको बोला था, ये भी मैंने आपको बोला था। और उसको मोड ऑफ एक्शन से आपको कैसे क्लासिफाई करते हैं, ये भी मैंने दिया है। कोई भी कसर नहीं छोड़ी है दोस्तों, पूरा का पूरा ज्ञान मैंने फार्मर को जितना चाहिए, हो सकता है साइंटिस्ट को ये ज्ञान कम लगेगा, लेकिन 50 घंटे का ज्ञान ये फार्मर के लिए बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। साइंटिस्ट बोलेंगे कि नहीं ये स्ट्रक्चर वगैरह भी दिखाना चाहिए, फार्मर को उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उसको ये जरूरत है कि मुझे कितने बजे स्प्रे करना है, कितने हवा में स्प्रे करना है, बारिश के बाद कब स्प्रे करना है, स्प्रे करने के बाद कब बारिश आनी चाहिए, दोनों केमिकल कैसे मिक्स करते हैं, उसका मिक्सिंग सीक्वेंस क्या होता है, कौन सा मिक्सिंग नहीं करना चाहिए, न्यूट्रिएंट के साथ क्या मिक्स करना चाहिए, ये सब फार्मर को जो पता होना चाहिए ECPH तक, उतना मैंने आपको दे दिया है। उसके बारे में मेरे पास और ज्ञान है, लेकिन आपको अगर वो दे दूंगा तो आप और फ्लडेड होंगे, ये भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब जरूरत आएगी तब मैं आपको और ज्ञान दे दूंगा। जितना जरूरी था उतना पूरा का पूरा मैंने आपको दे दिया।
फोलियर फीडिंग करने के लिए मैंने डिटेल में बात किया। फोलियर फीडिंग मतलब क्या? ऊपर जो आप पीजीआर का इस्तेमाल करते हो, न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करते हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करते हो, इसके बारे में मैंने 5 आपको लिमिटेशंस दिए हैं और 6 प्रिकॉशंस दिया है। इसके ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आपके पत्तों के ऊपर आने चाहिए और स्कॉर्चिंग नहीं आना चाहिए। इसके लिए उसके बाद मैंने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते समय आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, मिक्सिंग कैसे करना चाहिए, स्प्रेइंग कैसे होना चाहिए, ड्रॉपलेट साइज क्या होना चाहिए, आपने क्या क्या कपड़े पहनना चाहिए, पेट में खाना चाहिए, स्नीजिंग अगर होती है तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो आपके ऊपर कैसे काम करता है, ये सब चीजें डिटेल में मैंने आपको बोला था। और कभी भी बॉडी के ऊपर ये पेस्टिसाइड्स नहीं पड़ना चाहिए, ये भी मैंने बोला था। और मैंने यहाँ पे आपको गीत का एग्जाम्पल भी दिया था दोस्तों। कभी भी ये आप नहीं करना, कभी भी ये काम आपको नहीं करना। उसको कैसे परचेस करना है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, कैसे स्टोरेज करना है, जहां पे सोते हो वहां पे लीकेज बॉटल नहीं रखना है, और कैसे मिक्सिंग करना है, कैसे स्प्रेइंग करना है, डिटेल में मैंने बात किया। 10-10 हजार रुपए का केमिकल लाके गलत इस्तेमाल करके हम वाट लगा रहे हैं हमारे। तो वो मैंने बोला पानी का टीडीएस कितना इंपॉर्टेंट है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कितना इंपॉर्टेंट है, कम टीडीएस का पानी, बारिश का पानी में अगर इस्तेमाल करोगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा, इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको बात किया है दोस्तों। हर एक केमिकल अच्छा काम करता है। लोग जो बोलते हैं ना, क्या ये केमिकल के साथ मैं ये केमिकल मिक्स कर सकता हूं क्या, तो मैंने आपको बोला था क्या आपके पानी में आप ये केमिकल मिक्स करते हो क्या, कर सकते हो क्या, ये पहले चेक करिए। और मैंने असाइनमेंट भी दिया था आपको, ग्लास के अंदर आप पानी डालिए और आरओ का पानी डालिए, दोनों में ये चीज डाल दीजिए, अगर डिफरेंस है तो आपका केमिकल काम करना कम कर दिया है। कितना भी मारिए आपके यहाँ पे दाग कंट्रोल नहीं होंगे, ये भी मैंने बोला था, ये भी मैंने बोला था। पेस्टिसाइड मिक्सिंग सीक्वेंस क्या होता है, इनकॉम्पेटेबिलिटी मिक्सिंग करेंगे तो कैसे स्कॉर्चिंग आता है, ये भी मैंने आपको डिटेल में बोला था। और लास्ट में मैंने आपको हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना किया था कि खेती करिए, केमिकल का इस्तेमाल करिए, लेकिन जब जरूरत है तब करिए, जब जरूरत नहीं तब 100% बंद कर दीजिए। वही सॉल्यूशन नहीं है। पहले जो अपने 9 दिन सीखे, वो जरूरत है अनार की, वो जरूरत है अनार की, ना कि ये चाहिए स्ट्रेस मैनेज करने के लिए। जहां से मैंने शुरुआत किया था वहीं पे लाके आपको छोड़ा। जो बायोटिक स्ट्रेस मैंने फिजियोलॉजी में बोले थे, अबायोटिक स्ट्रेस फिजियोलॉजी में बोले थे, पूरे 10 दिन वही स्ट्रेस मैनेज कर करके अपने यहां तक लाके मैंने छोड़ा था। और फिर मैंने बोला था आपका खुद का, आपके फैमिली का, आपके क्लाइमेट का, एनवायरमेंट का, आपके मिट्टी का, आपके पानी का, और आपके साथ जो भी लोग काम करते हैं उनका, और आप जिनको खिलाते हैं उनका केयर करने का काम आपका है। एसिड का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में होने जा रहा है, तो उसका आपके बॉडी के ऊपर, आपके लेबर के बॉडी के ऊपर कुछ भी इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। और लोगों को ऐसा अनार खिलाना है जिसके अंदर द बेस्ट टेस्ट है, न्यूट्रिएंट है, और दिखने में और खाने में बहुत ही सॉफ्ट सीडेड जूसी दाने, और वो बोलेगा वाओ। तो वो सब पुण्य का काम आपको करना है। पैसे ज्यादा कमाने हैं, पैसे ज्यादा कमाने हैं, बहुत कष्ट करते हैं अपन, बहुत कष्ट करते हैं, ये कष्ट का चीज होना ही चाहिए। इसीलिए कॉस्ट कम करिए और यील्ड बढ़ाइए, क्वालिटी बढ़ाइए, ताकि रेट ज्यादा मिलेगा और आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। जिस दिन आपका प्रॉफिट 10%, 20%, 30% डबल होगा, उस दिन ये ट्रेनिंग मैंने आपको दिया, ये प्राउड फील मैं करूंगा। मेरे पास कितना ज्ञान है और आप सबको मैं पूरा ज्ञान बांट रहा हूं, और भी मैं सीख रहा हूं। इतने बड़े बड़े बुक्स मैंने पूरे ट्रेनिंग में आपको दिए, नाम भी दे दिए पढ़ो, लेकिन हर एक फार्मर नहीं पढ़ सकता। मेरी टेक्निकल टीम पूरा उसके साथ में खेलती है, पूरा खेत में इस्तेमाल करती है, और ये सब करने के बाद आपको एक प्रिपेयर करके आपको दे देते हैं कि ये इस्तेमाल करिए, इसके रिजल्ट। लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के पैर पकड़ के एक रिक्वेस्ट करूंगा,
आपके घर पे जब भी मैं आऊंगा, मैं आपकी गौ माता को प्रणाम करूंगा, वो वहीं पे चाहिए, वो भी देशी गोवंश की। और सेकंड, आपके यहाँ पे 5 से 10 गुंठा आपको ऑर्गेनिक खेती करनी है, आपके गौ माता के लिए और आपके घर के अंदर खाने के लिए। 3 साल में आपके फैमिली का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा, थिंकिंग बदल जाएगी, ऑर्गेनिक फूड खा के। वही गोमूत्र, वही गोबर, उसका ही कंपोस्ट, उसका ही जीवामृत बना के इस्तेमाल करके बढ़िया क्वालिटी के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपके घर में आएंगे, तो आपका माइंडसेट बदल जाएगा। और वही माइंडसेट एक बार अगर बदल गया तो आप सबको बढ़िया 100% ऑर्गेनिक खिलाएंगे, इसके अंदर मुझे कुछ भी शक नहीं है, क्योंकि ये बनेगा प्रीडेटर और पैरासाइट का प्रोडक्शन यूनिट, और यही आपके खेत में जाके केमिकल इंसेक्टिसाइड का डोजेस कम करेगा, रिपीट एप्लीकेशन जो आप करते हो वो कम हो जाएगा, और फिर मजा आएगी खेती में। और वापस मुझे ये जो काम मैं करता हूं, 100 केजी अनार देने वाला 40 केजी का अनार का पौधा वापस मुझे देखना है मरने से पहले। और जो हमने 100 ईयर्स से लेके 65 ईयर्स तक अपना एज लाया है, अपना आयु कम कर दिया है, उसको अगर वापस बढ़ाना है तो सिर्फ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के बारे में बात करके नहीं चलेगा, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड सिक्योरिटी के ऊपर बात करना पड़ेगा। हम जो खा रहे हैं वो सेफ है क्या, और उसके अंदर पूरे न्यूट्रिएंट है क्या, ये देख के ही फूड सिक्योरिटी की बात होना चाहिए। तो ही जो मैंने सपना देखा है वो सपना अस्तित्व में आएगा, और वो सपना कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए आप लोगों की मुझे हेल्प चाहिए। जो मैंने बोला ये पूरा करिए, कॉस्ट भी कम होगी, केमिकल भी कम जाएंगे, और अनार की खेती फायदेमंद होगी, जो मेरे अनार खेती के ट्रेनिंग का फायदेमंद अनार खेती नाम है। थैंक यू। आप लोगों ने 10 दिन पूरे 50 घंटे जब मैंने बात किया, बहुत सहयोग दिया। आपके जितने भी दोस्त हैं उनको नेक्स्ट बैच जो चालू हो रही है, हर महीने बैच रहेगी, तो उनको आप एनरोल कर लीजिए। लोग नहीं आते हैं, आपको गलत बोलेंगे, सुनिए, लेकिन ये पुण्य का काम करिए। फीस कम कर दिए हैं तो वो फीस में उनको एडवांटेजेस लेने के लिए बोल दीजिए। आपको भी अगर रिपीट करना है तो आप रिपीट करिए। और जो ये वीडियो YouTube के ऊपर देख रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ 50 घंटे आपके लाइव के मुझे दीजिए, और 999 रुपीज एडवांस मेरे पास दीजिए। अगर ट्रेनिंग आपको पसंद नहीं आया तो सिर्फ बोलिए, मैं मेरा नंबर आपके पास देता हूं, व्हाट्सएप करिए कि मुझे ट्रेनिंग अच्छा नहीं लगा, आप फार्मर को लूट रहे हैं, तो आपके पैसे मैं वापस कर दूंगा। आपके पैसे, फूकट के पैसे ना मुझे चाहिए ना मेरे टीम को चाहिए। जितनी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ये प्राइस से हम दे सकते हैं, उतनी कोशिश हमेशा करेंगे। दोस्तों, वंस अगेन आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो एनर्जी पूरे ट्रेनिंग में आपने मुझे दिया। 5-5 घंटे कैमरे के सामने बैठ के बिना उठ के बात करना इतना आसान नहीं होता है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू वो एनर्जी मुझे मिली और मैंने ट्रेनिंग दिया। मैं, मेरी जो टीम है जिन्होंने आपको कॉल किए होंगे, जो भी मेरे कंटेंट क्रिएट करने वाली टीम है या खेत में ऑब्जर्वेशन लेने वाली टीम है, प्रोडक्ट टेस्टिंग की टीम है, सबको आपके सामने धन्यवाद देता हूं कि ये सब लोगों ने ये काम करके आपके सामने ये पूरा का पूरा रखने के लिए बोला हुआ है। थैंक यू सो मच। जी, मेरा नाम हितेंद्र पाल सिंह है। मैं पादरू सिवाना तहसील में बाड़मेर जिले के राजस्थान से हूँ। मैंने ट्रेनिंग से पहले मुझे अनार की जो 5 स्टेजेज होती है वो भी पता नहीं थी, और स्टोरेज स्टेज में क्या काम करना है वो भी पता नहीं था। तो ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि पौधे के अंदर स्टोरेज होगा तभी फीमेल फूल बाहर निकलेंगे या फिर हमको सेटिंग मिलेगी। उससे
इस साल सर, इससे पहले मेरे 2 साल पूरा फेलियर हुआ है और इस साल उम्मीद है कि अच्छा कर पाऊंगा मैं सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्ते सर जी, पूरे मेंबर्स को मेरा नमस्कार। मैं कापन्ने गांव से हूँ, तालुका जिला धुले से है, महाराष्ट्र। मेरे का 1600 पौधे हैं आणि 7 साल के पौधे हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बहुत गलतियां की थी। आणि कोई भी हम कंसल्टेंट लगाते थे तो सडना से कंसल्टेंट इधर आते थे तो कम से कम उधर की दवा आते थे और डबल का चार्ज लेते थे और कम से कम उसको मेरा पिछले साल में कम से 9 लाख रुपए 1600 पेड़ के लिए 9 लाख रुपए खर्चा हुआ आणि उसको तो उतना नफा भी मतलब पैसा भी नहीं बना। 6-7 लाख का मेरा अनार बिका और बाकी तो मैं लॉस में गया मैं कि मतलब क्या आपको मालूमात नहीं रहती है, किसी को पूछ लिया वो ये दवा ले लो वो दवा ले लो तो कुछ होता नहीं है, कोई पेड़ को भी कुछ फायदा नहीं होता। तो मेरा ये कहना है कि सर जी के लेक्चर सुन के बहुत बहुत बड़ा मतलब 1000% का अपना मुनाफा हुआ है। मतलब मैं तभी सोच रहा हूँ कि अगले मार्च में जो ट्रेनिंग होने वाली उसमें मैं इन्वॉल्व होने वाला हूँ। तो 2-3 बार ट्रेनिंग लिया ना तो अपने आप पूरा दिमाग में आ जाएगा। तो सबने ऐसा करना चाहिए कि अभी तो क्या है 1000 रुपए ही लगने वाले अभी तो लास्ट में मैंने प्लॉट का भी रजिस्ट्रेशन कर दिया है सर के यहाँ, तो उसके भी गाइडलाइन मुझे मिलती रहेगी। थैंक यू सर जी, धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच मुरलीधर जी। सर मेरा नाम सत्यवीर भारत जाधव है। मैं मोहळ गांव का नाम है तडोळे, मोहळ तालुके से हूँ मैं, सोलापुर जिला। जैन टिश्यू कल्चर भगवा के मेरे पास 1450 पेड़ है और 4 साल के हैं अभी। और सर 4 सालों से मैं आपका ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं 4 सालों से खेती नहीं कर रहा था, कुछ और ही कर रहा था। क्योंकि खेती में सबसे बड़ा प्रॉब्लम या किसानों के साथ है कि किसानों को हर कोई समझता है कि उसको कुछ मालूम नहीं है, तो कोई भी कंपनी वाला कुछ भी चिपका सकता है इन द सेंस कि वो बोलता है कि इस स्टेज में ये आपका फंगिसाइड अच्छा काम करेगा उस स्टेज पर। आपका ट्रेनिंग लेने के बाद एक्चुअल में मालूम पड़ता है कि वो क्यों काम कर रहा है या कैसे काम कर रहा है या उसके लिए कंडीशंस क्या है। और उसी स्टेज में भले वो कितना भी महंगा हो, 10,000 का एक स्प्रे हो, पर जब तक उसके लिए कंडीशंस एडवर्स रहेंगी तो वो काम नहीं करेगा। तो 3,500 में या 3,555 में कम से कम मुझे लगता है मतलब प्रॉफिट तो आप पैसे में कैलकुलेट कर ही नहीं सकते आपके ट्रेनिंग का, क्योंकि क्योंकि ये मतलब आपके सोच के डायरेक्शन ही चेंज करेगा कि आप आपके खेत के बारे में किस हिसाब से सोच रहे हो या आप कैसे डिसीजन ले रहे हो। वो लॉन्ग टर्म के लिए तो उसका कैलकुलेशन पैसों में नहीं हो सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, जो प्रिसिशन पोमेग्रेनेट फार्मिंग आपने कोर्स को नाम दिया है, वो एग्जैक्टली वैसा ही है कि आप पहले बेसिक नॉलेज पोमेग्रेनेट फार्मिंग का चेंज करते हो और हर चीज जो भी हम कर रहे हैं, या चाहे वो फर्टिलाइजर हो या चाहे फंगिसाइड हो चाहे पेस्टिसाइड हो, हम यूज कर रहे हैं, पर आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो कि वो हम क्यों कर रहे हैं, या जो हम काम करते हैं खेतों में डे टू डे, तो वो किस लिए हो रहा है वो हमको मालूम हो जाता है। और उसके बाद ऐसे नहीं कि कोई कंसल्टेंट आया और उसने लिख के दे दिया प्रोग्राम कि ये कर दे बाबा तेरा हो जाएगा, पर उसके बाद अगर हुआ नहीं हुआ वो हमको नहीं मालूम है, क्योंकि वो 15 दिन के बाद वो खुद ही आके जज कर रहा है कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो बोल रहा है हो जाएगा, आप कर दो, उतना कर दो, हो जाएगा। सो आपके ट्रेनिंग में सबसे बढ़िया बात ये है कि हमें मालूम पड़ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। और हो सकता है कि ट्रेनिंग के बाद मुझे अभी अभी फायदा ना हो जल्दी से, बट जैसे जैसे मैं आपका ट्रेनिंग प्रैक्टिस में लाऊंगा, मुझे नहीं लगता है कि 100% कोई भी कभी एग्रीकल्चर में सब कुछ कर सकता है, बट 100% की कोशिश या परफेक्शन की कोशिश हम जरूर कर सकते हैं, और उससे वो प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो आई कांट सी एनी रीजन कि हम फेल होंगे पोमेग्रेनेट फार्मिंग। सो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सत्यवीर जी, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और जो भी मैंने बोला है उसको इम्प्लीमेंट करिए, आपको 100% बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच। सर मेरा नाम स्वप्निल दादा साहेब सिनारे है,
मैं निम्बे गांव से, राउरी तालुका, डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर से हूँ। और मेरे 720 प्लांट्स है अभी बड़े, और अभी मैंने नए पौधे लगाए वो 520 है। तो लास्ट ईयर में आपको लास्ट ईयर से फॉलो कर रहा हूँ। पहले तो मैंने आपके वीडियो यूट्यूब पर देखे थे। आप जो वो इंफॉर्मेशन देते हैं ना, वो बहुत ही साइंटिफिकली रहती है। उसमें कुछ मायने भी रहते हैं, बहुत अच्छा देते हैं। तो इसलिए मैं आपको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। फिर आप फेसबुक पर आ गए, उसके बाद जूम पर आ गए, मैं उधर भी फॉलो किया। और बाद में हमारे यहाँ पर रेनी सीजन में बहुत ही खराब सिचुएशन हो गया था कुछ 5-7 दिन तक। तो आपने जो वो स्प्रे बताए थे कांटेक्ट के कौन से लेने और बैक्टीरियल लाइट कैसे कंट्रोल करना है, वो सब मैंने वैसे ही फॉलो करता गया और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले सर। और लास्ट सीजन में मैंने 100 रुपीज पर केजी से फ्रूट बेचे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और पानी इतना था सर जमीन में। वो जो जगह पे लेने आते हैं ना वो लोग, तो वो हर पेड़ के नीचे जाता था और उसकी टहनी पकड़ता था और जोर जोर से पेड़ हिलाता था। म्हणजे अशी सिच्युएशन होती की मी पप्पांकडे पाहून हसायचो आणि पप्पा माझ्याकडे पाहून हसायचे त्यावेळेस. काय चालू आहे असं सगळं झालं सर. आणि बरं झालं तुमची टीमनी मला ही कॉल केला, त्यामुळं थँक्यू सो मच सर. और अभी माझं ट्रेनिंग के बाद आपको और शिक्षण कॉन्फिडेंस कैसे BSc आपका ॲग्री बढ़ा? आहे. ट्रेनिंग के बाद अभी क्या लग रहा है सर आपको? खूप छान वाटतंय. म्हणजे आता मी नवीन जी बाग बसवली ना, ती 100% आणणार म्हणजे आणणारच. असं नाही की आता मनात कुठं डाऊट आहे वगैरे, असं काहीच नाही. सगळे डाऊट क्लिअर झालेले. ओके, थँक्यू स्वप्नील जी. निंबाऱ्याला आल्यानंतर येऊन जाईल मी. ठीक आहे.